जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ पहला रॉकेट। यूएस एयरफोर्स के साथ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के रफाल पहुंचे अलास्का। एलओसी के साथ चीन पाकिस्तान को दे रहा है मिलिट्री सपोर्ट। पाकिस्तान का कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में वे फॉलो नहीं करते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और आने वाले कुछ ही महीनों में इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होगी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं स्पेस सेक्टर में भारत की एक और नई बड़ी उपलब्धि के साथ, और वो उपलब्धि यह है कि भारत के एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, तो इन्होंने आज अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो ये अग्निबाण रॉकेट है तो इसमें दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की ये पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट थी जो कि पूरी तरह से सफल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इस अग्निबाण रॉकेट को अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने खुद के लॉन्च पैड से लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला और इकलौता प्राइवेट लॉन्च पैड भी है। और ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और इस व्हीकल को अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से इन हाउस ही डिजाइन किया है। और इस पूरी परियोजना में इसरो, IIT मद्रास और इनस्पेस ने भी अपना योगदान दिया है। और जबकि इस प्रमुख सफलता पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट करके इस उपलब्धि के लिए बधाई दी गई है। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये सफल लॉन्च हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रमाण है। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि इस बात का भी प्रमाण है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि आज जो ये रॉकेट लॉन्च किया गया है तो ये अग्निकुल कॉस्मोस का 5वां अटैम्प्ट था, जबकि इससे पहले 4 बार अटैम्प्ट ऑलरेडी किए गए थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने प्रयासों को जारी रखा और आखिरकार इस 5वें लॉन्च में सफलता प्राप्त हुई है। और इस सफलता के लिए अग्निकुल कॉस्मोस के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। अलास्का में आयोजित होने वाली रेड फ्लैग 2024 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट आज यूएस एयरफोर्स के आयरसन एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुका है। और इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट में रफाल फाइटर्स के अलावा एल्यूसिनिल 78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और अलास्का तक अपनी इस उड़ान के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट ने ग्रीस और पुर्तगाल में हॉल्ट भी लिया था। बाकी जो ये रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज है ये 2 सप्ताह तक चलेगी और इस दौरान कुछ एडवांस एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाएंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान UN पीस कीपिंग मिशंस में जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। बाकी मेजर राधिका सेन 10 सितंबर 2016 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुई थी और उन्होंने आर्मी सर्विस कोर को ज्वाइन किया था। और अपने मिलिट्री करियर के दौरान इन्होंने कई सारे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कंडीशंस में सर्व किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम जैसे क्षेत्र भी आते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एलओसी के साथ पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए चीन काफी सक्रिय रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और पिछले 3 वर्षों में एलओसी के पास कई सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखे गए, जैसे कि स्टील हेड बंकर्स का निर्माण और UAVs और UCAVs की तैनाती। और चीन की तरफ से दी जाने वाली सहायता में हाईली इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स को इंस्टॉल करने से लेकर एलओसी के साथ अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स को बिछाने तक इस तरह की सभी सहायता शामिल है। यहाँ तक कि JY और HGR सीरीज की चाइनीज ओरिजिन के एडवांस रडार सिस्टम्स तो उन्हें भी एलओसी के साथ डिप्लॉय किया गया है, जो कि पाकिस्तान की मीडियम और लो एल्टीट्यूड टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। और हाल ही के समय में एलओसी के साथ कई अलग अलग लोकेशंस पर चाइनीज SH-15 155 mm की ट्रक माउंटेड हाविट्जर गन्स को भी नोटिस किया गया। बाकी ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि 2014 में जो फॉरवर्ड पोस्ट पर सीनियर PLA ऑफिशियल्स की प्रेजेंस देखी गई थी तो वो अब नहीं देखी गई है। लेकिन कुछ इंटरसेप्ट भी सजेस्ट करते हैं कि चाइनीज ट्रूप्स और चाइनीज इंजीनियर्स एलओसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सेटअप करने में शामिल हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स का निर्माण भी शामिल है। यहाँ तक कि POK की लीपा वैली में चाइनीज एक्सपर्ट्स टनल के कंस्ट्रक्शन में भी इंगेज है, जो कि इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि इस तरह की गतिविधियों से जो चीन है वो काराकोरम हाईवे तक एक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाने की तैयारी कर रहा है। और चीन की इन सभी इन्वेस्टमेंट को चीन और पाकिस्तान की CPEC परियोजना की सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है। बाकी भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो एलओसी के साथ इस तरह के डेवलपमेंट्स पर लगातार नजर रखे हुए और इसके बारे में इंडियन आर्मी को भी सूचित करते रहती है। बाकी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि भारत सीमा पार से उत्पन्न होने वाले किसी भी पोटेंशियल थ्रेट का सामना करने के लिए हमेशा सतर्क और तैयार है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके कारगिल का नया कलेक्शन चेकआउट करना ना भूलें।
और स्पेशल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है विजय। कल बुधवार को पाकिस्तान में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की तरफ से कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, और जबकि उन्होंने इस बात को 2 बार दोहराया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब हुआ कि जो देश इस तरह की पॉलिसी को फॉलो करता है जैसे कि भारत, तो वो किसी दूसरे देश पर पहले न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई और देश पहले भारत पर हमला करे न्यूक्लियर वेपन से तो उसके जवाबी कार्रवाई में भारत जरूर से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, पर पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में वे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ उनका यह भी कहना था कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल कोई न्यूक्लियर वॉर लड़ने के लिए नहीं बल्कि डेटरेंस के लिए है। बाकी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कल के सेमिनार में एक तरह से पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर एक बार फिर से इनडायरेक्टली धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एटमी ताकत है तो उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान भले ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करे या ना करे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कभी गलती से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया तो वो पाकिस्तान की पहली और आखिरी ही गलती होगी, क्योंकि फिर उसके बदले पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ आएगी उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, और उसके बाद हम बस एक ही चीज़ कहेंगे कि एक था पाकिस्तान। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज़ पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार को साउथ कोरिया में करीब 260 एयर बलून्स को स्पॉट किया गया था जो कि अपने साथ बैग्स कैरी कर रहे थे, और उन बैग के अंदर कचरा और पूप भरी हुई थी। और पूप से भरे हुए बैग के साथ ये जो एयर बलून्स हैं ये नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ से साउथ कोरिया की तरफ भेजे गए थे। और अब साउथ कोरिया में पूप से भरे हुए बैग के साथ एयर बलून्स को भेजने के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने आज गुरुवार को सी ऑफ जापान की तरफ एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। और साउथ कोरियन मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रयासों को भी डिटेक्ट किया है जिसमें नॉर्थ कोरिया ने जीपीएस सिग्नल्स को जैम करने का प्रयास किया हो, जबकि अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया को अनलॉफुल और डिस्टेबलाइजिंग एक्ट्स को रोकने के लिए कहा है। बाकी आज जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करी थी तो वो 350 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र में गिर गई थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है जिसमें जेन्स.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है INS अरिहंत, तो इसे आने वाले कुछ ही महीनों में औपचारिक रूप से इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाएगा। और जबकि इस सबमरीन को करीब 7 वर्ष पहले लॉन्च कर दिया गया था और अब इसे इस वर्ष के अंत तक इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट करने की योजना है। बाकी INS अरिहंत 6000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है और इसे पावर देने के लिए 82.5 मेगावाट के प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया जो कि रशिया की सहायता के साथ विकसित हुआ है। और ये सबमरीन 24 नॉट तक की टॉप स्पीड को अचीव कर सकती है, और जबकि इसकी सरफेस स्पीड है 10 नॉट। और इस सबमरीन को कई एडवांस वेपन सिस्टम्स जैसे कि 12 K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तो इनसे भी इक्विप किया जाएगा। और ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है और इसकी पहली सबमरीन जिसका नाम था INS अरिहंत, तो उसे 2016 में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन कर दिया गया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में मेजर राजेश अधिकारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी असाधारण वीरता के लिए इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्नल RR गौर, सिपाही जगरूप सिंह, सिपाही सुरेंद्र सिंह, सिपाही बिल्ला सिंह और सिपाही सरदूल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में नायक वीरेंद्र सिंह, लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव और हवलदार शेवांग रिंगजिन वीर गति को प्राप्त हुए थे और हवलदार शेवांग रिंगजिन को मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि भारत का पहला और इकलौता प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड कहां पर स्थित है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।